नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो ये कोर्स, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि ये कोर्स बेसिकली 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के संदर्भ में आपको और अत्यधिक जानकारी प्रदान करेगा। हमने आज तक जो भी पढ़ा है फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन में और एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में, अगर आपको ज्ञात होगा, हमने बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। अगर मैं टेक्निक्स से बात करूँ, टेक्निक्स की बात करूँ, जैसे मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा था, एरर करेक्शन कोड्स के बारे में पढ़ा था, आपने मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, आपने डाइवर्सिटी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, आपने मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, आपने और ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। ये कोर्स, जैसे मैंने बताया है, ये एक सॉर्ट ऑफ स्टेप अहेड है और ये उन टेक्नोलॉजीज के बारे में वार्तालाप करेगा जो बेसिकली 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के विजन को प्राप्त करेगी, या तो उसकी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स की पार्ट होगी। तो इस कोर्स में बेसिकली मैं 4 और 5 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज के बारे में जिक्र करूंगा और उनके बारे में और डिटेल में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो पहले आरंभ करते हैं, ये कोर्स इतना आवश्यक क्यों है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी इम्पिटस है 5G स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में। हमने बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स कर लिए हैं, खासकर शहरों में भी नहीं, गाँव में भी और कस्बों में भी बहुत सारे 5G बेस स्टेशन का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और आजकल खासकर अगर आप देखोगे 80 से 90% लोग खासकर शहरों में 5G मोबाइल नेटवर्क्स 5G मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग करते हैं। गाँव में भी, शहरों में भी खासकर 4G और 5G मोबाइल फ़ोन्स का ही प्रयोग हो रहा है। और आजकल जैसे डेटा का काफ़ी उपयोग होता है, अगर आपको सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं, सब में आजकल डेटा का काफ़ी योगदान होता है। तो 6G के संदर्भ में ये कहा जाता है कि एक पॉइंट के बाद हम 5G, अगर आप 5G के अगर संदर्भ में बात करूँ तो बेसिकली वो एक कनेक्टिविटी, डिवाइस कनेक्टिविटी और ह्यूमन कनेक्टिविटी के संदर्भ में जाना जाता है। और 6G में हम देखेंगे कैसे जो इंटेलिजेंस, जो नेटवर्क में किस तरह से हम इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कोर्स आपके लिए क्यों लाभदायक है। तो जैसे मैंने पहले भी कुछ कोर्सेज में बताया था कि अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करना है, जैसे कॉलकॉम, सैमसंग, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं जो इस नेटवर्क्स के इसमें काम करती है, जिनका मेन टेक्निकल डोमेन वायरलेस कम्युनिकेशन होता है या वायरलेस नेटवर्क्स होता है। उसमें आप आराम से इस कोर्स के द्वारा आपको फंडामेंटल नॉलेज की प्राप्ति होगी। उसके अलावा एडवांस लेवल टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इसके अलावा 6G के संदर्भ में जो टेक्नोलॉजीज 6G में जाएंगी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इस कंपनीज में आपको एप्लीकेशन वगैरह में सहूलियत मिलेगी, खासकर कॉलकॉम, सैमसंग, एरिक्सन और अन्य गवर्नमेंट कंपनी C-DOT वगैरह में भी बेसिकली टेलीकॉम के संदर्भ में काम होता है। और ये कोर्स, जैसे मैंने बताया, ये कोर्स विल इम्पार्ट अ फंडामेंटल लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोर्थकमिंग 6G कम्युनिकेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी encompassing इस अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। ये आपको 6G टेक्नोलॉजीज के अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, उसमें कौन से टेक्नोलॉजी जाएंगे, उसमें क्या, उसका क्या महत्व है और ये टेक्नोलॉजीज किस तरह से प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, अगर मैं 2G, 3G, 4G या 5G के संदर्भ में बात करूँ, किस तरह से भिन्न है, उसके बारे में और अत्यधिक जानकारी आपको प्रदान करेगा। ये टेक्नोलॉजीज में यूज केसेस के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, किस जगह 6G का प्रयोग हो सकता है, क्या क्या यूज केसेस की, अगर मैं रिमोट कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, एरियल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, अंडर वाटर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, इस सब टाइप की कनेक्टिविटी में 6G का क्या है, 6G के संदर्भ में क्या क्या यूज केसेस के बारे में हम समझ सकते हैं, उसके संदर्भ में भी ये कोर्स आपको अत्यधिक जानकारी प्राप्त करवाएगा। उसके अलावा ये कोर्स आपको आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स के बारे में बताएगा, जो 6G के डिफरेंट आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे अगर मैं 5G के संदर्भ में बात करूँ, 5G में नॉन स्टैंडअलोन टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। 6G में किस तरह से हो सकता है, इंटीग्रेटेड एयर टू ग्राउंड नेटवर्क्स भी हो सकता है, जहां आपका एक टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन जो ऑन द ग्राउंड टावर है वो एक UAV से कनेक्शन करने का प्रयत्न करता है, या इंटीग्रेटेड कंप्लीट एंड टू एंड सिस्टम, जहां आपका अंडर वाटर एक टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन से, फिर टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन एक नॉन टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के बारे में भी ये कोर्स आपको और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करवाएगा। In addition, this course will also discuss novel and emerging wireless communication areas. इसके अलावा ये कोर्स में आपको जो नए वायरलेस कम्युनिकेशन एरियाज,
खासकर अगर आप देखोगे 4G तक हम बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑन ग्राउंड कम्युनिकेशन के संदर्भ में ज़्यादा बात करते थे। कैसे आप एक मोबाइल को एक बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो या एक मोबाइल को एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। 6G में बेसिकली हम, और खासकर इस कोर्स में हम बेसिकली ये नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के अलावा नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, जैसे यूएवीज कम्युनिकेशन, ड्रोन के बीच में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ड्रोन एक सैटेलाइट से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, या ड्रोन एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, या एक दो ड्रोन के बीच में या दो यूएवीज के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है, उसके बारे में भी आपको अत्यधिक जानकारी प्राप्त करवाएगा। उसके अलावा विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, किस तरह से आप लाइट के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हो, यह भी काफ़ी इमर्जिंग और अपकमिंग एरिया है वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। तो किस तरह से आप एक एलईडी लाइट के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके बारे में भी कोर्स में आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करवाई जाएगी। उसके अलावा मैसिव माइमो सिस्टम, जहाँ पर आप एक लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास का डिप्लॉयमेंट करते, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी कोर्स में आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाएगी। उसके अलावा रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सर्फेसेस, जिसे हम प्रोग्रामेबल मेटा सर्फेसेस भी कहते हैं, जहाँ पर इसका प्रयोग करके आप वायरलेस के खासकर स्किप जोन प्रॉब्लम को आप एलिविएट कर सकते हो। और हाल फिलहाल में इसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है, RIS जिसे हम कहते हैं रिकॉन्फिगर इंटेलिजेंट सर्फेसेस, कुछ लोग इसे इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस भी कहते हैं, कोई मेटा सर्फेसेस भी कहते हैं। इसका हम किस तरह से प्रयोग 6G में कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस कोर्स में आपको और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करवाएंगे। उसके अलावा जैसे मेरा नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, यूएवी बेस्ड कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, किस तरह से हम उसका प्रयोग 6G के संदर्भ में कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करवाएंगे। और उसके बाद अलावा अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जहाँ पर आप दो सबमरीन आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो एक डाइवर एक सबमरीन के साथ, या सबमरीन या ऑनबोर्ड शिप के साथ, या एक शिप या पोर्ट के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है, उसके बारे में भी इस कोर्स में हम आपको अत्यधिक जानकारी प्राप्त करवाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये कोर्स सिर्फ ऑन ग्राउंड कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये कोर्स में आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एरियल कम्युनिकेशन जिसे हम नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन कहते हैं, अंडर वाटर कम्युनिकेशन, या विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, या तो फिर कम्युनिकेशन यूजिंग रिकॉन्फिगर इंटेलिजेंट सर्फेसेस, या कम्युनिकेशन यूजिंग विजिबल लाइट, इसके बारे में भी और ये कोर्स में हम आपको अत्यधिक जानकारी प्राप्त करवाएंगे। ठीक, तो ये अगर आपने इवोल्यूशन देखा होगा 5G और वाईफाई का, तो अभी हम जैसे हम कहते हैं कि हम वाईफाई 6 के जनरेशन में है, जिसे हम कॉमनली 802.11ax के नाम से जानते हैं। हम खासकर अभी इस जनरेशन में है, और सेलुलर नेटवर्क के बारे में अगर संदर्भ में बात करें तो हम अभी 5G के जनरेशन में है। तो ये हम अगर देखेंगे, इसे हम जनरली वाईफाई 6 कहते हैं, और हम ऑब्वियसली 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर स्टैंडर्ड्स में भी हैं। जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 के एंड तक बेसिकली 5G फेज 3 का डिप्लॉयमेंट भी होने की आशंका है, तो उसमें स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी ले डाउन कर दिए गए हैं। तो हम जनरली अभी देखोगे इंडिया के संदर्भ में खासकर हर लोग, खासकर शहर में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5G कम्युनिकेशन सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं, और वाईफाई में जनरली हम देखते हैं वाईफाई 6 का ही प्रयोग करते हैं। अगर आप देखोगे ना, आजकल जो नए एक्सेस पॉइंट्स मिल रहे हैं, या तो 802.11ax पे बेस्ड होंगे, या तो 802.11ac पे बेस्ड होंगे। तो AX से मेरा संदर्भ वाईफाई 6 और AC जनरली से वाईफाई 5 के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे लैपटॉप्स खासकर या तो 802.11ac सपोर्ट करेंगे, या तो 802.11ax सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये दो रिसेंट वाईफाई स्टैंडर्ड्स है, और खासकर सेलुलर के संदर्भ में 5G में हम अभी अग्रसर हुए हैं, और खासकर इंडिया के संदर्भ में हम काफ़ी हद तक इसकी डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं लास्ट के एक साल के आसपास में। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं 2030 तक, तो यहाँ पर अराउंड 2030 में अगर आप देखोगे 6G के बारे में कहा जाता है कि 10 साल लगेंगे इसको 5G से 6G तक पहुंचने में। तो जनरली हम देखोगे 2020 के आसपास 5G के स्टैंडर्ड्स का पहली मतलब डिप्लॉयमेंट वगैरह स्टार्ट हुई। तो 6G की डिप्लॉयमेंट मोस्ट लाइकली 2030 या 2031-32 के आसपास होने वाली है। तो अभी इसमें खासकर सिर्फ रिसर्च फेज में है, इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन होगा, फिर डिप्लॉयमेंट होगा। तो अभी 5 से 6 साल और इसे लगेंगे एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होने में। सिमिलरली वाईफाई का ग्रोथ देखोगे तो उसके बाद नया स्टैंडर्ड जो आने वाला है 2024 के अंत में या 2025 के आसपास, वो 802.11b है। उसका डिप्लॉयमेंट भी मोस्ट लाइकली 2025 के आसपास और अंत तक, काफ़ी हद तक इसका डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। तो ये कोर्स में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे टेक्नोलॉजीज़। हमने अभी तक जनरली 5G के बारे में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था, OFDMA के बारे में पढ़ा था, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, उसके बाद स्पार्स कोर मल्टीपल एक्सेस जो एक मल्टीपल एक्सेस स्कीम है। उसके अलावा हमने LDPC के बारे में पढ़ा था, जो लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स है, जो जनरली 5G
सिस्टम से प्रयोग होता है डेटा चैनल के लिए। उसके अलावा हमने पोलर कोड्स के बारे में पढ़ा था, जो एक एरर करेक्शन कोड है जो बेसिकली कंट्रोल चैनल में प्रयोग होता है 5G में। उसके अलावा हमने रिकॉन्फ़िगरेबल OFDM आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, जहां पर आप नंबर ऑफ कैरियर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। तो ये सब 5G के यूनिक पॉइंट्स थे। उसके अलावा 5G में जो यूनिक पॉइंट्स, जो यूनिक यूज केसेस थे, वो थे बेसिकली मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, जहां पर आप लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जिसे हम URLLC कहते हैं, जो बेसिकली आप लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सर्विसेज, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन या टैक्टाइल नेटवर्क को एनेबल करने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जहां पर आप काफी हद तक आपको वेरी हाई डेटा कनेक्टिविटी आप प्रदान कर सकते हैं यूजर्स के लिए। तो ये 3 मेन पिलर्स थे 5G के संदर्भ में: मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन एंड एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड। अगर मैं 6G की बात करूं, हम आगे जाके भी देखेंगे 6G में ये थोड़ा एक्सटेंशन है, हम उसको और बेहतर बनाने का प्रयत्न करने वाले हैं। हम इसमें इंटेलिजेंस लाने का प्रयत्न करने वाले हैं। हम इसमें और बेसिकली डिफरेंट यूज केसेस, अंडर वाटर की बात करूं या नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन की बात करूं, इसको 6G में हम लाने वाले हैं। तो चलिए और इसके बारे में विस्तार में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इवोल्यूशन सेलुलर स्टैंडर्ड, ये संक्षेप में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। इसके बारे में डिटेल में आपको पहले ही पता होगा, या तो आप फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन या तो एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में भी ये देखा होगा आपने। तो फर्स्ट जनरेशन जैसे हम कहते हैं वो एनालॉग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड था, जहां बेसिकली एनालॉग वॉइस का प्रयोग करते थे। जिसका जो प्रोमिनेंट स्टैंडर्ड्स थे वो टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम यूके में था। उसके अलावा नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में था। फिर जापान में एनटीटी था, निप्पॉन टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी, और यूएस में एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम। तो ये डिफरेंट फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड्स है जो बेसिकली एनालॉग वॉइस पे बेस्ड थे। इसमें कोई डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं होता था। ये प्राइमरीली FDMA पे बेस्ड थे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस पे बेस्ड थे। तो ये मैंने कुछ आपके लिए नोट डाउन किया: टैक्स, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आया 2G जो फर्स्ट डिजिटल स्टैंडर्ड था, जो बेसिकली उसके भी विभिन्न प्रकार थे। जैसे यूएस में बेसिकली इसे हम IS-95 इंटरिम स्टैंडर्ड 95 के नाम से जानते थे, और यूरोप और इंडिया में इसे हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसे हम GSM के नाम से जानते थे। तो GSM काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड था, अगर आपको ज्ञात होगा, मैंने इसके बारे में डिटेल में पहले भी पढ़ा है। ये इंडिया में काफ़ी डोमिनेंट स्टैंडर्ड था और काफ़ी लोग GSM मोबाइल का प्रयोग करते थे SMS भेजने के लिए, कॉल करने के लिए, वगैरह वगैरह। और GSM जो स्टैंडर्ड था वो बेसिकली 2 टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड था। एक्सेस के अगर मैं FDMA/TDMA पे बेस्ड था, जो मैंने यहाँ पर ही मेंशन किया, FDMA/TDMA पे बेस्ड था। और इसके जो मॉड्यूलेशन स्कीम का प्रयोग होता था वो था GMSK, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट की। ये काफी पहला डिजिटल सेलुलर स्टैंडर्ड था और इसकी उपयोग काफी हुई थी, जैसे मैंने पहले बताया, और काफी पॉपुलर स्टैंडर्ड था। और इसके अलावा इसके बहुत वेरिएशंस भी थे। पर्सनल डिजिटल सेलुलर थे, जैसे मैं बताया IS-95 भी था जो CDMA बेस्ड था, और इंटरिम स्टैंडर्ड 136 जो TDMA बेस्ड था। उसके अलावा डिफरेंट भिन्न 2G स्टैंडर्ड्स थे, और लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे वो था GSM और IS-95 जो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि 2G काफ़ी पॉपुलर था वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, SMS के लिए, बट उसमें डेटा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस था, लेकिन डेटा रेट काफ़ी कम थी। उसकी जो डेटा रेट वो मिलती थी वो अराउंड 9.6 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास आपको मिलती थी। उसके बाद आया 2.5G, सॉर्ट ऑफ एडिशन और इंप्रूवमेंट इन द डेटा रेट ऑफ GSM सिस्टम। तो 2 एनहांसमेंट आए थे 2.5G में। पहला था GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जो आपको डेटा रेट में थोड़ी और वृद्धि ले आता था, और कुछ 54 किलोबिट्स पर सेकंड। उसके बाद आया एज, इनहांस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, जो आपको डेटा रेट में अराउंड 200 किलोबिट्स पर सेकंड डेटा रेट आपको मिल जाती थी। तो ये सॉर्ट ऑफ डेटा इनहांसमेंट था GSM स्टैंडर्ड का। और GSM स्टैंडर्ड जरा भिन्न नहीं था, ये सब डेटा इनहांसमेंट था GSM स्टैंडर्ड का। ये भी काफी पॉपुलर थे और इसकी वजह से आपको थोड़ा बेहतर डेटा रेट मिल जाता था एज कंपेयर टू 2G सिस्टम। उसके बाद आया थर्ड जनरेशन, जो प्योरली मल्टीमीडिया पे बेस्ड था, और बेसिकली डेटा में और वृद्धि लाने के लिए इसका उपयोग किया था। तो थर्ड जनरेशन जो था वो प्राइमरली वाइड बैंड CDMA पे बेस्ड था। और जैसे मैंने बताया, वाइड बैंड जो था डेटा आपको 144 किलोबिट्स के से 2 मेगाबिट्स तक आपको डेटा मिल सकती थी। उस समय स्काइप कॉलिंग और वेब कॉलिंग काफ़ी पॉपुलर हुए थे। GPS भी इसी समय कुछ आया था, थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में ही आया था। ये काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड था। और जैसे मैं वाइड बैंड CDMA था, एक CDMA 2000 भी एक थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड है। ये दोनों काफ़ी
पॉपुलर सेलुलर स्टैंडर्ड है। इसे हम जो वाइड बैंड सिस्टम UMTS के नाम से भी ये सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन था, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम का सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन था वाइड बैंड CDM। ओके, तो ये दोनों थर्ड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड थे, ये भी काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इसमें जो पहला ड्रॉबैक था नियर फार प्रॉब्लम का ड्रॉबैक था। इसके अलावा इसमें यूजर्स के एसएनआर सैचुरेशन का खतरा होता था। इसमें एज ए नंबर ऑफ यूजर्स जब बढ़ते थे आपका इंटरफ्रेंस भी बढ़ता था। तो ये इतने पॉपुलर नहीं था, इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स थे एज अ नंबर ऑफ यूजर्स वर इंक्रीजिंग, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड भी था। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये प्योरली ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे बेस्ड था, और इसे हम जैसे जनरली लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी इसमें बेसिकली एक जो प्रोमिनेंट फीचर्स थे वो तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन OFDM तो था ही, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस, जिसके द्वारा मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते थे डाउनलिंक में, और अपलिंक में इसमें SC-FDM का प्रयोग होता था, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस, जिसे हम DFT प्रीकोडेड OFDM भी कहते हैं। तो ये बेसिकली 4G में इसका प्रयोग होता था। इसके भिन्न प्रकार थे, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो LTE-A था, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस, जो मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है। तो इसमें डेटा रेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी, और आपको डेटा रेट काफ़ी मेगाबिट्स पर सेकंड या गीगाबिट्स पर सेकंड तक भी आपको डेटा रेट्स में आराम से मिल जाती थी। और इसमें डिफरेंट वेरिएशंस थे, डिफरेंट इसमें एनहांसमेंट हुए थे। इसमें आपको कैरी एग्रीगेशन के एनहांसमेंट हुआ था, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का एनहांसमेंट हुआ था, और इसमें आपको IoT के नैरो बैंड IoT का एनहांसमेंट हुआ था। उसके बाद LTE मशीन का एनहांसमेंट, तो बहुत सारे और भी एनहांसमेंट हुए थे। इसके बारे में विस्तार में हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो 4G काफ़ी पॉपुलर स्टैंडर्ड है, और आजकल भी इसका काफ़ी उपयोग होता है, खासकर इंडिया के गांव और शहरों में भी काफ़ी 4G मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग आज भी होता है। और इसमें आपको देखोगे ऑनलाइन में आपको अच्छी डेटा रेट मिल जाती है, इसलिए आप ऑनलाइन मूवीज़ भी देख सकते हो, ऑनलाइन वीडियो कॉल भी कर सकते हो, और भिन्न भिन्न प्रकार से आप इसका उपयोग जनरली करते हो। उसके बाद आए 5G। 5G में बेसिकली थोड़े डिफरेंसेस है 4G के संदर्भ में। 5G में जैसे मैंने बताया ये फ्लेक्सिबल OFDM आर्किटेक्चर का प्रयोग होता है, और इसमें 3 वर्टिकल्स होते हैं। एक इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जो मैंने पहले भी बताया है आपको, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। और डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ये एक ना एक वर्टिकल पे पड़ता है। जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा डेटा रेट चाहिए गीगाबिट्स पर सेकंड, तो आप बेसिकली इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड की तरफ देखते हो। अगर आपको मैसिव मशीन लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो आप ये वर्टिकल की तरफ देखते हो। स्मार्ट सिटी वगैरह में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। और अगर आपको टैक्टाइल इंटरनेट व्हीकल कनेक्टिविटी चाहिए सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए, तो आप बेसिकली आपको लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप इस वर्टिकल की तरफ देख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द यूज केसेस, आप एक ना एक वर्टिकल की तरफ अपने आप को मोड़ सकते हो। कोई एप्लीकेशन में तीनों वर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्मार्ट होम बिल्डिंग में आपको इनहांस डेटा रेट भी चाहिए, ब्रॉडबैंड भी चाहिए, मैसिव कनेक्टिविटी भी चाहिए, और अल्ट्रा रिलायबिलिटी भी चाहिए। तो ये इस वर्टिकल में इस यूज केस में तीनों का आप उपयोग कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन आप एक ना एक वर्टिकल या एक से ज़्यादा वर्टिकल पे भी आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो। तो ये जैसे हम देखेंगे अभी 5G फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 का ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है, और डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक इंडिया में 2-3 से या 4 लाख तक बेस स्टेशन का डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी 5G का हो चुका है इंडिया के संदर्भ में। उसके बाद आएगा जैसे मैंने 2030 के आसपास 6G। 6G में कुछ और एडिशनल फीचर्स आएंगे जो 5G में पॉसिबल नहीं थे। तो इसलिए अब इस पे रिसर्च चला है, इसका विजन स्टेटमेंट भी तैयार हो रहा है। इसमें हम देखेंगे इस कोर्स में 6G में कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो 5G में नहीं थी, जो 6G में जाने के उसके बहुत चांसेस हैं। तो इस संक्षेप में जैसे मैंने 5G में 3 मेन वर्टिकल, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। उसके बाद 5G में थोड़ी एनहांसमेंट होने वाली है। एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड प्लस, जैसे हमने देखा था LTE एडवांस, उस तरह से 5G प्लस, और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन प्लस। तो थोड़ी बहुत एनहांसमेंट 5G से 5G प्लस में होगी। और उसके बाद आएगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज। अगर हम फ्यूचरिस्टिक सेलुलर की बात करें, 6G की बात करें, उसमें और डिफरेंट वर्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। इमर्सिव कम्युनिकेशन आ जाएगा, ग्लोबल ब्रॉडबैंड आ जाएगा, ओमनी प्रेजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग आ सकता है, स्पेशियल टेम्पोरल सर्विसेज, आपको लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी प्रदान हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन एट अ टाइम एंड एट डिफरेंट स्पेसेस और डिफरेंट लोकेशन। क्रिटिकल सर्विस भी आ सकती है, और कंप्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज भी 6G के संदर्भ में आप देख सकते हो। और इसमें भी काफ़ी यूज केसेस है, जैसे AI/ML का एक यूज केसेस है, एक्सटेंडेड रियलिटी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है,
एरियल कनेक्टिविटी है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के 6G कनेक्टिविटी हम इस वर्टिकल्स में हम देख सकते हैं। एक विजन है अभी भी, इस पर भी कॉन्क्रीट काम होना अभी बाकी है, बट ये विजन है 6G का, जहाँ पर आप डिफरेंट यूज केसेस AR VR की अगर मैं बात करूँ, या तो फिर हाई मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करूँ, या तो व्हीकुलर कनेक्टिविटी की बात करूँ, या तो एरियल कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो सब इसमें एक विजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसे मतलब 6G विजन एन एक्सट्रीमली हाई डेटा रेट अबव 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड, आपको बहुत ज़्यादा डेटा रेट, आप कोई भी मूवी कुछ सेकंड्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो एक वीडियो कॉल कर सकते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप बेसिकली रियल टाइम गेम खेल सकते हैं, AR VR के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, टेलीपोर्टेशन भी एक वन ऑफ द एप्लीकेशंस हो सकता है 6G में, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग भी एक एप्लीकेशन है 6G। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज केसेस जो 5G में पॉसिबल नहीं थे, वो 6G में आपको दिख सकते हैं। तो एंड टू एंड डिले ऑफ लेस देन 1 मिलीसेकंड में भी सपोर्टेड 6G। 6G रिक्वायरमेंट कैन बी अचीव थ्रू यूज ऑफ न्यू एंड एडवांस इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो जैसे मैंने बताया, इस कोर्स में भी आप न्यू एंड एडवांस कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 6G कम्युनिकेशन को, जो टेक्नोलॉजी एनेबल करेंगी 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को। तो इस कोर्स का मेन महत्व ये इस बात से है कि हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जो 6G कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को एनेबल कर सकता है। क्वांटम कम्युनिकेशन और ब्लॉकचेन आर इफेक्टिव इंक्रीज सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। क्वांटम कम्युनिकेशन भी हाल फिलहाल में काफ़ी काम हो रहा है। ये भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी में एनहांसमेंट ला सकते हैं कम्युनिकेशन के संदर्भ में। ब्लॉकचेन भी एक ऐसे ही टेक्निक है। होलोग्राफिक टेलीपोर्टेशन, टेलीप्रेजेंस एंड एज कंप्यूटिंग आर यूजफुल टेक्निक्स फॉर अचीविंग अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। होलोग्राफिक टेलीपोर्टेशन, हम इसके बारे में थोड़ी आगे जाकर और थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। एज कंप्यूटिंग भी टेक्निक है जिसके द्वारा आप अल्ट्रा रिलायबल कम्युनिकेशन प्राप्त कर सकते हो और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये 6G के विजन, हाई फ्रिक्वेंसी, आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज में जा सकते हो, मिलीमीटर वेव, लो लेटेंसी भी चाहिएगी आपको, हाई मोबिलिटी भी चाहिएगी, हाई रिलायबिलिटी, लार्ज स्केल माइमो, मैसिव माइमो, जिसके बारे में हम इस कोर्स में भी पढ़ेंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हाई डेफिनेशन वीडियो 4K स्ट्रीमिंग एंड फास्ट डेटा। इससे अल्ट्रा एरा में इसमें बहुत सारे यूज के विजन है 5G 6G के। इसमें कोई जरूरी नहीं हर विजन आप रियलाइज कर सको, बट कुछ ना कुछ यूज केसेस पे 6G पे ऑब्वियसली काम किया जाएगा। और ग्लोबल 6G इनिशिएटिव की बात करूँ तो इंडिया के संदर्भ में TSDSI ने भी एक लीड ली है। टेलीकॉम डेवलपमेंट स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट जो है, वो बेसिकली इंडिया के संदर्भ में 6G स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। उसमें भी काफ़ी यूज केसेस उन्होंने ITU बॉडी में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रेडियो के बॉडी में सबमिट किए हैं। जापान में भी 6G पे काफ़ी काम हो रहा है। अगर मैं विभिन्न US में भी काफ़ी काम हो रहा है, और UK में भी काफ़ी काम हो रहा है 6G के संदर्भ में। तो हर कंट्री अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ 6G के संदर्भ में कर रहा है, फंडिंग के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, और अपने अपने विजन ला रहा है, यूज केसेस ला रहा है, किस तरह से 6G बेसिकली उस कंट्री के संदर्भ में और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट ला सकता है। अगर मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूँ, स्पेसिफिकली इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया में रूरल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, रिमोट कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। किस तरह से आप जो रूरल हाउस होल्ड्स है या रिमोट एरियाज, इंडिया कोस्टलाइन काफ़ी बड़ा है, इंडिया में बहुत सारे रिमोट एरियाज, किस तरह से रिमोट एरियाज को आप कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। तो 6G इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि 6G इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसी तरह से भारत 6G अलायंस का रिसेंटली ये एक अलायंस फॉर्मुलेट हुआ था, जिसमें बेसिकली एकेडमिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एंटरप्राइजेस मिल के कुछ डिफरेंट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एस्पेक्ट्स में काम करते हैं, और डिफरेंट इन्होंने बेसिकली डिफरेंट वर्टिकल्स बनाया है, जो हर एक वर्टिकल्स पे ये स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट की अगर बात करूँ, पॉलिसी मेकिंग की अगर बात करूँ, और उसके अलावा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करूँ, सब डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है 6G पे, उसके संदर्भ में इसमें काम हो रहा है। To enable frontline contributive 6G in the manufacture by 2020 in all of the nation approach। तो इसमें इंडस्ट्री भी होगी, जैसे मैंने बताया, स्टार्टअप भी होगी, एकेडेमिया, रिसर्च कोलैबोरेटरी, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज एंड गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंट एंटिटीज़ को एक साथ लाने का प्रयत्न किया गया है, जिसके द्वारा हम 6G स्टैंडर्ड में भारत को आत्मनिर्भर बना सके। और इसके अलावा आत्मनिर्भर से मेरा संदर्भ यही नहीं है कि सिर्फ भारत में जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेंगे, 6G टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे और डिप्लॉय भी करेंगे, और उसके अलावा इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे भिन्न भिन्न कंट्रीज़ में जहाँ 6G नेटवर्क का डिप्लॉयमेंट होना अभी बाकी है। तो बेसिकली ये एक मिशन है, विजन है गवर्नमेंट का,
और एक स्टैंडर्ड एक बॉडी का जिसके द्वारा हम अपने आप को 6G स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में या 6G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिज़ाइन होगा, स्टैंडर्डाइजेशन भी हो सकता है और इसको हम भिन्न भिन्न देशों में एक्सपोर्ट भी करने का विचार करेंगे। ओके, तो न्यू परफॉर्मेंस सोसाइटी का ट्रेड ऑफ सिस्टम्स, अगर मैं टारगेट परफॉर्मेंस देखो 6G का, जो आपको जैसे मैंने बताया ये सब विजन है। डेटा रेट आप चाहोगे जो भी आपको 5G में मिला उससे 100 गुना ज़्यादा मिले, लेटेंसी में 100 गुना कमी है, यानी आप एंड टू एंड लेटेंसी जो डिले होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में, उसमें और कमी आ सके, आपकी रिलायबिलिटी 100 या 1000 गुना और बढ़ सके, आपकी पोजिशनिंग एक्यूरेसी जिसे हम सेंसिंग बेस्ड कम्युनिकेशन या लोकेशन बेस्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें भी आपकी इम्प्रूवमेंट है। अभी पोजीशन एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती नहीं है, तो आप टारगेटेड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, तो आपकी पोजीशन एक्यूरेसी और बढ़िया हो सके, 100 टाइम्स बेटर देन व्हाट यू आर गेटिंग इन 5G, 100 गुना बेटर 5G के संदर्भ में। आपकी जो सेंसर बैटरी लाइफ वो सेल्फ सस्टेनिंग रहे, इन द सेंस ऑफ इट आपको उसको उसमें बैटरी प्रदान करने की आवश्यकता ही ना पड़े, या सोलर के द्वारा या किसी और मोड से वो अपने आप को चार्ज कर सके, ताकि उसकी बैटरी लाइफ सॉर्ट ऑफ इन्फिनिटी हो सके। 10 टाइम्स मोर कनेक्शन डेंसिटी, आप 10 गुना ज़्यादा कनेक्शन डेंसिटी प्रदान कर सके, और कैपेसिटी 1000 गुना और ज़्यादा यूजर्स को आप सपोर्ट कर सके। तो ये एक विजन है 6G का, जो 5G में पॉसिबल नहीं था, वो हम 6G के द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। और इसके अलावा सोसाइटल नीड्स है, तो 6G जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसमें सोसाइटल नीड्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे आपके एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन कम्युनिकेशन, लो एंड टू एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सिक्योरिटी, रेजिलियंस, सब इस चीज़ पे भी फोकस किया जाएगा। तो एक ह्यूमन इन लूप के द्वारा इसे समझने की आवश्यकता है। किस तरह से जो 6G स्टैंडर्ड को ह्यूमन पे जो इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा, उससे भी ध्यान रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अवेयरनेस, डिजिटल इंक्लूजन है सोसाइटी 5.0, जिसमें मतलब ह्यूमन इन लूप सोसाइटी पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर भी इस पर ध्यान रखा जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि आपकी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे मिनिमाइज करा जा सके, और एक रेजिलियंस है स्टैंडर्ड में, ताकि कहीं भी ये ब्रेकडाउन ना हो। इसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी का भी प्रावधान हो सकता है, ताकि आपको एक सिक्योर स्टैंडर्ड मिले, ताकि आपका डेटा लीकेज और साइबर फ्रॉड ना हो सके। तो ये सब विजन है 6G के संदर्भ में। इस स्लाइड के द्वारा मैंने ये बताने का प्रयत्न किया कि 6G में जो विजन होंगे 5G के संदर्भ में, एक जो मटेरियलिस्टिक परफॉर्मेंस और एक सोसाइटल नीड्स को भी किस तरह से 6G के संदर्भ में ध्यान रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो अगर मैं तीनों स्टैंडर्ड को कंपेयर करूं, 4G में तो बेसिकली जैसे मैं बताया मोबाइल ब्रॉडबैंड पे काफ़ी फोकस था, क्योंकि 3G तक जो देखेंगे खासकर डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ह्यूमन लाइफ में। तो 4G का जो मेन फोकस था वो मोबाइल ब्रॉडबैंड पे था। मोबाइल ब्रॉडबैंड जो मैंने यहाँ पर तो हाई डेफिनेशन वीडियोस, ये हमने कोविड के समय भी देखा होगा, आप जब बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे थे, बेसिकली बहुत सारे लोग 4G स्टैंडर्ड का ही प्रयोग कर रहे थे ऑनलाइन वीडियोज़ के लिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, रियल टाइम कॉल के लिए, और बहुत सारे चीज़ के लिए 4G का ही प्रयोग हो रहा था। मोबाइल टीवी, वॉइस, मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल पेमेंट, जो आप QR कोड द्वारा पेमेंट करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो बेसिकली जो 4G स्टैंडर्ड का काफ़ी हद तक आप उपयोग करते हो, और 5G स्टैंडर्ड्स का भी आज फिलहाल में आप काफ़ी उपयोग करते हो। एंड ऑल इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। सर्विंग ऑब्जेक्ट पीपल, जैसे मैंने बताया जो 4G था वो बेसिकली ह्यूमन कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता था। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें था 4G कनेक्टिविटी था, वो बेसिकली मोबाइल ब्रॉडबैंड पे फोकस इसका ज़्यादा था, ह्यूमन कनेक्टिविटी पे इसका ज़्यादा फोकस था। किस तरह से एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कनेक्टिविटी कर सके, किस तरह से एक ह्यूमन इंटरनेट से डाउनलोड कर सके, किस तरह से एक ह्यूमन बेसिकली डेटा को एक्सेस कर सके, इस पर ज़्यादा फोकस था। अगर मैं 5G के संदर्भ में बात करूँ, 5G में जैसे मैंने बताया ये ब्रॉडबैंड के अलावा 2 और वर्टिकल्स इसमें ऐड किए गए। एक तो इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जिससे आपकी डेटा कनेक्टिविटी और सुधार आ सके। उसके अलावा अल्ट्रा रिलायबल और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन पे भी काफ़ी फोकस किया गया है। मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टैक्टाइल इंटरनेट, इस सब चीज़ पे भी फोकस किया गया है। तो इसमें ह्यूमंस के अलावा डिवाइस कनेक्टिविटी या थिंग्स कनेक्टिविटी पे भी काफ़ी फोकस किया गया है। उसके अलावा मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन से आप लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को, बहुत सारे डिवाइसेस को, खासकर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर मैं बात करूँ, व्हीकुलर कनेक्टिविटी की बात करूँ, और स्मार्ट बिल्डिंग्स की बात करूँ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, उस सब में बेसिकली इसका वर्टिकल भी ऐड किया गया। तो ये जो एडिशनल वर्टिकल्स ऐड किए गए, इसे डिवाइस कनेक्टिविटी या थिंग्स कनेक्टिविटी के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
डिवाइस या थिंग्स कनेक्टिविटी के उपयोग में लाया जाएगा। तो इसमें जो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 360 वीडियो, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियोस, V2X, आप किस तरह से डिफरेंट व्हीकल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने बताया, डिवाइस कनेक्टिविटी पे काफ़ी एम्फोसिस दिया गया है स्टैंडर्ड में। तो इसमें भी स्मार्ट सिटी, फैक्ट्री एंड होम, जो हम पहले भी देख चुके हैं। टेलीमेडिसिन, आप घर बैठे बैठे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। और इसके अलावा टेली हेल्थ केयर, और बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट मेडिकल एप्लीकेशंस, क्रिटिकल हेल्थ केयर एप्लीकेशंस भी, या तो फिर रोबोटिक सर्जरी वगैरह का भी प्रावधान है स्टैंडर्ड। वेरेबल डिवाइसेस, आप वेरेबल डिवाइसेस द्वारा अपने डेली दिनचर्या को मॉनिटर कर सकते हो। आपका बीपी, शुगर वगैरह भी आप मॉनिटर कर सकते हो। ये सब भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो 5G द्वारा। ये सब डिफरेंट यूज केसेस है, एप्लीकेशंस है 4G 5G के संदर्भ में। सो इसमें क्लाउड का भी काफ़ी प्रयोग होगा, नेटवर्क सॉफ्टवेयराइजेशन का भी प्रयोग होगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्क स्लाइसिंग का भी काफ़ी प्रयोग। आप डिफरेंट नेटवर्क्स को किस तरह से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसके भी इसका काफ़ी ये है, नेटवर्क की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जैसे मेरा सर्विस ऑब्जेक्ट्स नॉट ओनली अबाउट कनेक्टिंग पीपल कनेक्शन के अलावा ये थिंग्स और डिवाइस कनेक्टिविटी में भी काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है 5G स्टैंडर्ड में। अब अगर मैं बात करूं 6G स्टैंडर्ड की, 6G स्टैंडर्ड जैसे मैंने बताया कि विजन है 6G में फर्दर इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, आपकी मोबाइल ब्रॉडबैंड और इनहांस करने का प्रावधान हो सकता है। उसके अलावा एनहांस अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, और बेटर आपको रिलायबिलिटी मिल सके और कम लेटेंसी मिल सके, इस पर भी फोकस किया गया। अल्ट्रा मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, और जरा डिवाइसेस किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। लो डेंसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस हाई मोबिलिटी कम्युनिकेशन, आप किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस पे, और अगर आप बहुत तेजी से जा रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड, अगर जैसे हाई बुलेट ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, हाई स्पीड रेलवेज की बात करूँ, अगर आप एयर कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो उस समय किस तरह से आप इसको फैसिलिटेट कर सकते हो, ये भी 6G का एक विजन है। और एक्सट्रीमली लो पावर कम्युनिकेशन, किस तरह से आप एक्सट्रीमली कम पावर कंज्यूम करके कम्युनिकेशन के टाइमिंग को बढ़ा सकते हो, आपके मोबाइल के बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हो, नेटवर्क के टोटल लाइफ लाइन को बढ़ा सकते हो। तो ये भी डिफरेंट वर्टिकल्स है 6G के संदर्भ में। तो 5G में देखोगे आप, 4G में सिंगल वर्टिकल था मोबाइल ब्रॉडबैंड, 5G में 3 वर्टिकल्स थे, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड। और 6G में उसके इनके अलावा भी और सारे वर्टिकल्स ऐड किए गए, एनहांस फर्दर एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, फर्दर एनहांसमेंट ऑफ अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस हाई मोबिलिटी कम्युनिकेशन और एक्सट्रीमली लो पावर कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंट एडिशनल वर्टिकल्स ऐड किए गए 6G के विजन में। तो होलोग्राफिक वर्टिकल्स एंड सोसाइटी, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग वगैरह के बारे में। तो ये डिफरेंट आप किस तरह से इसमें ह्यूमन इन लूप को इंक्लूड कर सकते, जैसे मैंने बताया अभी तक, क्या तो ह्यूमन कनेक्टिविटी या तो ह्यूमन डिवाइस, इसमें आप ह्यूमन के सोसाइटल नीड्स को किस तरह से आप कैटर कर सकते हो, किस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ये सब भी इसमें एक विजन है। टैक्टाइल एंड हैप्टिक इंटरनेट, किस तरह से सेंस ऑफ टच आप किस तरह से उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ये भी एक इसमें एक एप्लीकेशन है। फुल सेंसरी डिजिटल सेंसिंग एंड रियलिटी, आप किस तरह से टेलीपोर्टेशन के भी सॉर्ट ऑफ ये है, आप किस तरह से एक 3D होलोग्राफिक इसके मदद से आप किस तरह से एक ह्यूमन को दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, डिजिटल वर्जन, जिसे डिजिटल अवतार कहते हैं। मेटावर्स का भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, डिजिटल ट्विन का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो ये सब डिफरेंट विजन्स है 6G के। फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह पे भी 6G का प्रयोग हो सकता है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट, किस तरह से आप इंडस्ट्री में आपके उसके जो ऑप्टिमाइजेशन है, डिवाइसेस वगैरह किस तरह आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें भी 6G का रोल प्ले हो सकता है। स्पेस ट्रैवल, खासकर जैसे मैंने बताया कि आजकल काफ़ी स्टार्टअप्स भी और काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं स्पेस ट्रैवल पे, तो ये 6G भी कम्युनिकेशन, खासकर एरियल कम्युनिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान प्रदान कर सकता है। सेम नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है स्पेस ट्रैवल। डीप सी साइट सीइंग, आप कैसे अंडर वाटर के अंदर और डीप में जा सकते हो, और फिर कम्युनिकेशन किस तरह से आप उसको डीप सी साइट सीइंग को फैसिलिटेट कर सकता है, वो भी 6G के द्वारा मुमकिन हो सकता है। इंटरनेट ऑफ बायो नैनो थिंग्स, अभी तक हमने सुना था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब और स्मॉल डिवाइसेस इंटरनेट का जो शरीर में भी इम्बेड हो सकते हैं, वो सब डिवाइसेस किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी एक 6G का एप्लीकेशन हो सकता है। तो जैसे मतलब इंटेलिजेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहने वाला है 6G में।
तो जो क्लाउडाइजेशन, सॉफ्टवेयराइजेशन, वर्चुअलाइजेशन, स्लाइसिंग तो 5G में भी था। इंटेलिजेंस जो है वो एक एडिशनल फीचर आने वाला है। ह्यूमन लूप जो है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस किस तरह से आप इसका उपयोग करके इस नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, और डिफरेंट यूज केसेस जैसे मैं बताया अंडर वाटर कम्युनिकेशन, डीप सी एक्सप्लोरिंग, या तो स्पेस कम्युनिकेशन, नॉन टच, किस तरह से आप 6G के द्वारा इसे फैसिलिटेट कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजन होने वाला है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 6G के संदर्भ में। तो ये सॉर्ट ऑफ ब्रीफ ओवरव्यू है 6G के स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में। अगर मैं कोर एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज की बात करूं जिसके द्वारा 6G के विजन को हम रियलाइज कर सकते हैं, और ये कोर्स में भी टेक्नोलॉजीज पे हम आगे जाके और ज़्यादा ध्यान देंगे। ये सॉर्ट ऑफ मैं संक्षेप में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे लगता है 6G में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज 5G में भी इसका उपयोग होती है। तो मिलीमीटर वेव कम्युनिकेशन को फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं किया गया 6G कम्युनिकेशन के संदर्भ में। ऑल्दो अगर आप यूएस में देखोगे 5 मिलीमीटर वेव कम्युनिकेशन भी एक डिप्लॉयमेंट चालू है 5G के संदर्भ में, बट इंडिया कंटेक्स्ट में अभी भी इसका फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन हुआ नहीं है। तो 5 मिलीमीटर वेव में काफ़ी पोटेंशियल है, लार्ज बैंडविथ है, और आजकल खासकर इसकी डिवाइसेस भी अवेलेबल होने लग गई है। तो मिलीमीटर वेव भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 6G के संदर्भ में। खासकर 30 to 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में काफ़ी बैंडविथ अवेलेबल है। ये बैंडविथ का उपयोग करके आप हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, या लोकलाइजेशन या प्रिसिशन कम्युनिकेशन का आप उपयोग कर सकते हो। तो मुझे लगता है मिलीमीटर वेव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 6G कम्युनिकेशन, और एक इंपॉर्टेंट एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन। टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन अगेन अभी ये भी एक रिसर्च फेज में है, जहां हम टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करके कम्युनिकेशन एनेबल कर सकते हैं। इस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है, इस पर भी डिवाइसेस बनने स्टार्ट हो गई। अभी ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस लो रेंज डिवाइसेस में इसका टेस्टिंग हुई है, बट इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है हाई डेटा रेट के लिए, क्योंकि आपके टेराहर्ट्ज की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है और इसमें हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। टेराहर्ट्ज का उपयोग आप सेंसिंग, लोकलाइजेशन के लिए भी कर सकते हो। टेराहर्ट्ज का उपयोग बहुत सारे अन्य एप्लीकेशंस के लिए भी होता है। तो टेराहर्ट्ज भी एक पोटेंशियल की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है 6G के संदर्भ में, क्योंकि इसमें लार्ज बैंडविड्थ है, हाई डेटा रेट एप्लीकेशन जैसे मैंने बता चुका है, और इसमें बीन फॉर्मिंग और ट्रैकिंग का प्रयोग के लिए भी आप इसका उपयोग, पोजिशनिंग लोकलाइजेशन के लिए भी इसका प्रयोग आप, और या सेंसिंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एनेबलिंग टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है। इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं: इंफ्रारेड, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन और अल्ट्रा वायलेट कम्युनिकेशन। और काफ़ी हद तक रिसर्च अगर आप देखोगे इंफ्रारेड और विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में होता है। जैसे मैंने बताया विजिबल लाइट कम्युनिकेशन भी एक पिलर है 6G का, जिसमें आप LEDs के द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और इसमें एक मेन बेनिफिट क्या होता है ऑप्टिकल वायरलेस में जो होता है, खासकर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में, ये स्पेक्ट्रम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और विजिबल लाइट जनरली आप इंडोर एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी इसका उपयोग आप कर सकते हैं, और इसमें भी आपको काफ़ी बड़ी बैंडविड्थ मिलती है, और ये बैंडविड्थ को आप एक्सप्लॉइट करके हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल होता है। और विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग आप लोकलाइजेशन के लिए भी कर सकते हो, ट्रैकिंग के लिए भी कर सकते हो, और पोजिशनिंग के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है 6G के संदर्भ में। और इसमें इनहेरेंट सिक्योरिटी, इनबिल्ट सिक्योरिटी, क्योंकि ये वॉल्स वगैरह को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये 4 वॉल्स के बीच में ही कन्फाइंड रहती है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है, आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, आप ब्लॉकेज आ जाए तो आप कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, बट इसमें इनहेरेंट चैलेंजेस है। जो सेम चैलेंजेस हम मिलीमीटर वेव और टेराहर्ट्ज में भी देखते हैं काफ़ी हद तक, वो इसमें भी आपको पाए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी लाइट फिडिलिटी एक सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो लाइट के द्वारा आप कम्युनिकेशन करने को फैसिलिटेट करता है, जिसको सहूलियत प्रदान करता है। तो इसके बारे में हम थोड़े विस्तार में आगे जाके और पढ़ेंगे। और जैसे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराडिम होने वाला है 6G के संदर्भ में। खासकर इंटेलिजेंस, जैसे मैं बताया इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है 6G के लिए। अगर अभी तक जो भी आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो जनरली आप नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रख के करते हो। अगर मैं ये कहूँ नेटवर्क खुद ब खुद ये लर्न कर ले बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट डेटा, तो आपके नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के द्वारा। तो आप बेसिक नेटवर्क ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप जो डिफरेंट चैनल कंडीशंस है, खासकर मैसिव MIMO वगैरह में जिसका उपयोग होता है, आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो।
मशीन लर्निंग कोई भी इंपॉर्टेंट लर्निंग एल्गोरिथम का प्रयोग करके और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का प्रयोग करके आप बेसिकली रिवॉर्ड्स के द्वारा डिफरेंट एक्सेस नोड्स को डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रदान कर सकते हो। उसके अलावा आप जो रिसोर्स एलोकेशन, अगर मैं ट्रांसमिट पावर की बात करूँ या तो फ्रिक्वेंसी की बात करूँ या टाइम की बात करूँ, उससे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो कुछ लर्निंग एल्गोरिथम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। और आप यूजर स्पेसिफिक सर्विस कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग या तो बेसिकली रिवॉर्ड्स वगैरह की मदद से आप यूजर स्पेसिफिक सर्विस, किसी यूजर को ज़्यादा डेटा रेट चाहिए, किसी यूजर को लो लेटेंसी चाहिए, किसी यूजर को मासिव कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप उसकी बेसिस पे आप नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और यूजर सर्विस लेवल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो अभी तक के नेटवर्क में ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग करके आप नेटवर्क के परफॉर्मेंस में और काफ़ी हद तक वृद्धि ला सकते हो और एनर्जी सेविंग भी कर सकते हो और ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट को भी कम कर सकते हो। इसके बारे में हम संक्षेप में आगे जाके पढ़ेंगे, किस तरह से AI ML का उपयोग करके आप किस तरह से डिफरेंट नेटवर्क पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उसके अलावा AI ML का उपयोग ऑटोनोमस ऑपरेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह में भी काफ़ी हद तक होने वाला है। तो मुझे लगता है AI ML भी एक की एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज है 6G के संदर्भ में। उसके अलावा जैसे मैं होता है इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामेबल मेटा सर्फेसेस, जिसे मैंने संक्षेप में रिकन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सर्फेसेस के बारे में बताया था। बेसिकली इसका उपयोग करते अब वायरलेस के जो स्किप जोन प्रॉब्लम है और या वायरलेस के जो प्रोपगेशन इन्वायरमेंट है उससे आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे 4G तक हम बेसिकली हम क्या करते थे, या तो ट्रांसमीटर को मॉडिफाई करते थे या तो रिसीवर को मॉडिफाई करते थे। आप ट्रांसमीटर में बेसिकली मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करते थे या तो ट्रांसमीटर में डिफरेंट एरर करेक्शन कोड्स का प्रयोग करते थे और रिसीवर में आप डाइवर्सिटी कंबाइन का प्रयोग करते थे या रिसीवर में भी मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करते थे, ताकि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में एक रिलायबिलिटी मेंटेन हो सके, एक बेसिकली परफॉर्मेंस गारंटी मेंटेन हो सके। तो RIS जो रिकन्फिगर इंटेलिजेंस सर्फेसेस या प्रोग्रामेबल मेटा सर्फेस ये करती है वायरलेस प्रोपगेशन एनवायरनमेंट को ही मॉडिफाई कर सकता है, जिसके द्वारा आप बेसिकली एक कम्युनिकेशन क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो वायरलेस में स्किप जोन प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, नॉन लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम है, उसे आप RIS के द्वारा उसे कम कर सकते हो और परफॉर्मेंस गारंटी प्रदान कर सकते हो रिसीवर को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इस पर काफ़ी अनुसंधान हो रहा है और मुझे लगता है आगे जाके ये 6G का पार्ट अवश्य होगा और एक की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी होगा 6G के संदर्भ में। जैसे बताइए डायनेमिक कंट्रोल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, आप इसके RIS के द्वारा ये प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जब नॉन टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, जिसे हम UAV और ड्रोन बेस्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसका भी उपयोग करके ये भी एक की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी होगा 6G के संदर्भ में, खासकर इंडिया के संदर्भ में, जहाँ पर बहुत सारे रूरल एरियाज है जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे रिमोट एरियाज है जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पर आप ड्रोन द्वारा या हैप द्वारा, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स द्वारा या सैटेलाइट द्वारा कम्युनिकेशन प्रदान कर सकते हो। तो ये भी एक की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी होगा 6G के संदर्भ में। इसके अलावा ओशनिक कम्युनिकेशन या तो फिर डिजास्टर रिलेटेड कम्युनिकेशन, जहां आपके बेस स्टेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड्स की वजह से या तो भूकंप की, तो किसी भी कारणवश ये हो चुका है, तो इसमें आप बेसिकली ये ड्रोन बेस्ड कम्युनिकेशन या UAV बेस्ड कम्युनिकेशन या हैप बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए का उपयोग करके टेम्पररी कनेक्टिविटी भी आप प्रदान कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 6G के संदर्भ में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV बेस्ड कम्युनिकेशन या ड्रोन बेस्ड कम्युनिकेशन। उसके अलावा जो की एनेबल्ड मासिव माइमो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इसका जिसके 5G में भी प्रावधान है, बस 6G में इसकी फुल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की आशंका है। इसके अलावा सेल्फ फ्री मैसिव माइमो भी एक टेक्निक है जहाँ पर आपके नंबर ऑफ बेस स्टेशन, नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट जनरली यूजर से ज़्यादा होते हैं, तो इसका भी एक सॉर्ट ऑफ वेरिएशन है मैसिव माइमो, उसका भी मोस्ट लाइकली 6G में एक की एनेबलर की तरह इसका उपयोग हो सकता है। तो मैसिव माइमो के द्वारा हम लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एट द सेम टाइम सपोर्ट कर सकते हो। एक बेस स्टेशन लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एक समय पे सपोर्ट कर सकता है और इसकी बहुत बड़ी खासियत यह है मैसिव माइमो की, ना आपको इसमें टाइम की रिसोर्सेस एडिशनल लगती है, ना फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस एडिशनल आपको लगती है। ये बेसिकली एंटीनास, मैसिव नंबर ऑफ एंटीनास के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एट द सेम टाइम सपोर्ट कर सकता है। तो ये स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग को जनरली एक्सप्लॉइट करता है, ना कि टाइम डाइवर्सिटी को, ना कि टाइम या फ्रीक्वेंसी रिसोर्स को। तो ये बिना रिसोर्स खर्च किए, बिना बैंडविड्थ एक्सप्लॉइटेशन किए, बिना टाइम एक्सप्लॉइटेशन किए आप मैसिव नंबर ऑफ यूजर्स को कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हो। ये बहुत बड़ी खासियत है मैसिव माइमो की। उसके अलावा एक टैक्टाइल इंटरनेट,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडिंग रियल टाइम हैप्टिक फीडबैक फॉर एप्लीकेशन रिवेलिंग अगर हाई प्रिसिशन आपको एप्लीकेशन है या लो लेटेंसी एप्लीकेशन है, आपको रियल टाइम आपको फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है, ये सिमेंटिक कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। तो रिमोट सर्जरी और वर्चुअल रियलिटी वीआर, रिमोट सर्जरी में इसका काफ़ी उपयोग हो सकता है। ये भी एक की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है 6G के संदर्भ में। तो मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में जिक्र किया है लास्ट के 2 स्लाइड्स में, बट इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज होंगी जो की एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज होंगी 6G के संदर्भ में। बस इस कोर्स में हम कुछ ही टेक्नोलॉजीज के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये समझेंगे ये टेक्नोलॉजीज मुझे क्यों लगता है ये की एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज है 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे जाके हम इस कोर्स के बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे कौन से टॉपिक्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज इस कोर्स में कवर होंगी और किस तरह से ये फ्यूचरिस्टिक 6G कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्पैक्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।